अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर शुरू किया है और इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ के हमें पता चला कि बायोमोलिक्यूल्स की दो मेजर टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और हमें पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन नहीं तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स शामिल हैं। तो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इतने सारे हमारी बॉडी में हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं, और हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन का होना ज़रूरी है, तो फिर हमें चाहिए कि हम ये समझें, ये सीखें कि कार्बन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या अहमियत होगी। ये बातें पता होनी चाहिए हमें। तो इसीलिए आज हम कार्बन की इम्पोर्टेंस पढ़ने लगे हैं। तो कार्बन की कुछ खसूसियात हैं जो इसे अहम बनाती हैं। हर खसूसियत के साथ कोई ना कोई अहमियत एसोसिएटेड है। तो बारी बारी हम खसूसियात को पढ़ेंगे और उनके साथ एसोसिएटेड इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। तो कार्बन की पहली खसूसियत ये है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब है कार्बन की 4 वैलेंसी है, यानी कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ एक ही टाइम पे बॉन्ड बना सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी वैरायटी आ जाती है जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो इसके बाद है जी कि जब एक कार्बन एटम 4 मुख्तलिफ एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसके नतीजे में एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है और इसकी इसी स्टेबिलिटी की वजह से हमारी बॉडी में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। इसके बाद है कि कार्बन सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। कार्बन की इस खसूसियत को कैटिनेशन कहते हैं और इस खसूसियत की वजह से हमें कार्बन की लंबी लंबी चेन्स मिलती हैं। ये चेन्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और ये चेन्स रिंग्स भी बना लेती हैं। तो इस खसूसियत की वजह से हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है। अगली खसूसियत ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है और हम इस एनर्जी को हासिल कर सकते हैं बॉन्ड को तोड़ के। सो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमें नज़र आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक लिंक है, एक ब्रिज है जो दो शुगर्स को आपस में मिलाता है। फॉर एग्जांपल हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को आपस में जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बना? कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई। डिफरेंट डिफरेंट छोटी शुगर्स मिल मिल के मुख्तलिफ शुगर्स बनाती रही और वैरायटी बन गई। अगली खसूसियत ये है कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन हमें पेप्टाइड लिंकेज में नज़र आता है। वो लिंकेज जो दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है। हमें पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से बनी हुई हैं, तो कार्बन की इस खसूसियत की वजह से प्रोटीन्स में बहुत सारी वैरायटी नज़र आती है। अमाइनो एसिड्स तो हमारे पास सिर्फ 20 हैं, लेकिन प्रोटीन्स तो बेशुमार डिफरेंट किस्म की हैं। तो वो 20 अमाइनो एसिड कैसे इतनी सारी प्रोटीन्स बना लेती हैं? ऐसे ही कि जब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं। अच्छा, अब कार्बन की इन्हीं सारी खसूसियात की वजह से हमें दो किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, इसीलिए इनसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो सेलुलोज प्लांट्स में सेल वॉल बनाता है। फिर लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। और इसके अलावा ये जो बड़े साइज़ के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। जैसे सेलुलोज के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे आए तो उनका साइज़ छोटा होता है, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है। तो इनसे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम फ़ौरी तौर पे इनसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं और दूसरा ये कि हम इनको मिला के कोई बड़ा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के स्टार्च
या सेलुलोज बना सकते हैं। तो यही सारी इम्पोर्टेंस है कार्बन की। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आखिर पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आई हैं जिनकी अभी तक आपको सही समझ नहीं है, जैसे डिफरेंट लिंकेजेस वगैरह। तो उसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगले टॉपिक्स आ रहे हैं इसी चैप्टर में। जब आप वो पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी।